हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेदांता के डीलिस्टिंग के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए सो दैट वेदांता डीलिस्टिंग के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आप वहाँ से अपना फिर डिसीजन बना सकते हैं कि क्या आपको डीलिस्टिंग के लिए यहाँ पर टेंडर डालना चाहिए, बिड करना चाहिए, या फिर अगर आपके पास शेयर्स है तो उसको वैसे ही रहने देना चाहिए और आने वाले दिनों में उसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस रह सकते हैं ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखिए और साथ ही में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं। डीलिस्टिंग का ये जो प्रोसेस है इसमें मिनिमम प्रमोटर्स के पास में 90% शेयर होल्डिंग रहनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई और भी शेयर हो। हेक्सावेयर का भी डीलिस्टिंग हुआ है रिसेंटली, वहाँ पर भी 90% शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास रहनी चाहिए। वेदांता के केस में भी यही क्राइटेरिया जो है ये फुलफिल जब होगा तभी ही डीलिस्टिंग का ये जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला हर्डल जो है वेदांता के डीलिस्टिंग में वो ये है कि 90% का शेयर होल्डिंग रीच होना चाहिए, मतलब उतने ज़्यादा बिड्स आने चाहिए फॉर सेलिंग देयर शेयर्स। तो जब 90% होगा और उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि जब 90% हो जाएगा उसके बाद भी जो ऑफ़र है, जो ऑफ़र प्राइस लोगों ने डिमांड किया है, क्या वेदांता कंपनी उसके लिए एग्री होती है? अगर नहीं होती है तो फिर एक काउंटर ऑफर भी दिया जाएगा वेदांता की तरफ से। तो दो प्रोसेस है, दो स्टेजेस है ऐसा आप कह सकते हैं। पहला तो 90% आना चाहिए, उसके बाद में ऑफर के ऊपर में दोनों भी पार्टीज एग्री होनी चाहिए, प्रमोटर्स भी और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो। तो ये एक सिंपल चीज़ आप समझ ले कि जब ये दोनों भी क्राइटेरियाज मीट होंगे तभी ही डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर डीलिस्टिंग जो है वो कैंसिल हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। सेकेंड चीज़, वेदांता के केस में अभी शेयर होल्डिंग इस तरह से है कि 50% है प्रमोटर्स के पास में और 50% जो है वो बाकी HNIs, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फिर बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में है। तो अगर 90% तक प्रमोटर शेयर होल्डिंग आनी है तो फिर और एडिशनल 40% प्रमोटर्स के पास जाना चाहिए, मतलब 50% ऑलरेडी है, 40% और जब जाएगा तभी ही डीलिस्टिंग हो पाएगा। 40% में से 35% जो है, माफ़ कीजिएगा 50%, प्रमोटर्स के पास 50% है, बचा हुआ जो 50% है उसमें से 35% जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। और वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में से कुछ 4-5 बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है उसमें से LIC एक है, HDFC म्यूचुअल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, सिटी बैंक है। ये कुछ 4-5 बड़े नाम हैं जो कि बड़े यहाँ पर होल्डर्स हैं एज फार एज दी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर कंसर्न। तो अगर 35 यहाँ से आ जाता है, मतलब 50 + 35 यानी 85 अगर आ जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को सिर्फ 5% ही पार्टिसिपेशन देना है, तो फिर 90% यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या फॉरेन ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, LIC म्यूचुअल, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड्स, क्या ये लोग 100% अपना ये जो पार्टिसिपेट करेंगे इस पर्टिकुलर डीलिस्टिंग में? ये भी एक सोचने वाली बात है। अगर हम बात करें सिर्फ LIC की, क्योंकि LIC की जो यहाँ पर होल्डिंग है दैट इज़ मोर दैन 6 to 7% के आसपास का यहाँ पर होल्डिंग है। तो अगर LIC राज़ी हो जाता है डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट अगर वो करना चाहता है तो बाकी भी जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी यहाँ पर एक थम्स अप उनको मिलेगा और वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 35% में से LIC एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है अमंगस्ट दीज 35% इंस्टीट्यूशंस, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब LIC ने भी ट्रांचेस में ये शेयर्स खरीदे हुए हैं वेदांता के, उन्होंने एक बार में नहीं खरीदे हैं, ट्रांचेस में खरीदे हैं और अलग अलग रेट्स पे उन्होंने ये शेयर्स उठाए हैं वेदांता से। अब अगर LIC का हम एक एवरेज निकालें तो करीबन प्राइस जो उनका मैनेजमेंट सोच रहा होगा कि उनके पास जिस प्राइस के ऊपर में ये सारा शेयर्स है दैट इज़ अराउंड 200।
200-210 के आसपास का उनके पास में पूरा होल्डिंग है। और वेदांता का करंट प्राइस जो है, जो करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है NSE और BSE के ऊपर में, दैट इज़ अराउंड 130 एग्जैक्टली। आप देख सकते हैं आपके ब्रोकर के अकाउंट्स में, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि करंट प्राइस क्या है, करीबन 130 के आसपास का प्राइस है। और अगर 200 में LIC ने लिया है तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी तो नहीं चाहेगी कि वो लॉस बुक करे और फिर ये डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करे, वो तो नहीं चाहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि LIC एक सर्टन प्रीमियम डिमांड करे, एक सर्टन प्राइस डिमांड करे वेदांता से, और वेदांता राज़ी हो जाए उस प्राइस के ऊपर में, और फिर डीलिस्टिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि वेदांता एज अ प्रमोटर भी चाहते हैं कि डीलिस्टिंग हो और उन्हें फ़ायदा हो, साथ ही में बाकी भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी चाहते हैं कि डीलिस्टिंग हो और उन्हें भी फ़ायदा हो। क्योंकि अगर 200 या फिर 250 रुपये का रेट अगर मिलता है तो फिर ऑब्वियसली LIC हो गया या बाकी भी जो इंस्टीट्यूशंस है, साथ ही में रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है, सभी की चांदी चांदी हो जाएगी। तो ये सब चाहते हैं कि डीलिस्टिंग हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि प्रॉफिट बुक करे। तो यहाँ पर पेज जो एक फॉर्म हुआ है वो इस तरीके से है कि 9 तारीख तक की डेट है जब आप अपना टेंडर कर सकते हैं, और 13 अक्टूबर को काउंटर ऑफर दिया जाएगा वेदांता की तरफ से। तो मान लीजिए अगर सभी ने अगर मान लीजिए 300, 400 या 250 जो मर्जी चाहे वो रेट्स अगर डाल दिए, और अगर 90% का टेंडर भरा गया, मतलब 40% जो एडिशनल भरना है वो पूरा हो गया, तो फिर वेदांता तो ये सोचेगा कि इतना ज़्यादा लिक्विडिटी उनके पास नहीं है। 250 का रेट अगर आता है, 300 का रेट आता है, तो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी उनके पास नहीं है। उन्होंने काफ़ी सारे लोन्स लिए हुए हैं बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से, वो लोन्स के ज़रिए वो ये जो डीलिस्टिंग है वो करने का उनका एक प्लान है। अनिल अग्रवाल जी जो है वो उनके प्रमोटर का मेन है, उनके तरफ से कुछ न्यूज़ इस तरह से आई है जो कि इंटरनेट पे है। तो वहाँ पर वो ये ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग में हो, तो वो काउंटर ऑफ़र जो है, काउंटर ऑफ़र डेफिनेटली हो सकता है। एक आइडिया ऐसा मिल रहा है कि 160 या 150 के आसपास का वो ऑफ़र दे, काउंटर ऑफ़र जो है वो दे 13 अक्टूबर को जो उन्हें देना है। तो हो सकता है कि वहाँ पर फिर बाकी की जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो सोचे, एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स भी सोचे कि क्या उन्हें ये रेट के साथ में एग्री हो जाना है और क्या उन्हें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि हर किसी ने जो है वो 200 में या 150 में तो नहीं लिया है। शेयर का प्राइस पिछले कुछ महीनों से काफ़ी नीचे भी था, 60 के लेवल पर भी था, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने बाय किया है। तो ऐसे लोग तो डेफिनेटली उन्होंने डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो एक मिक्स एंड मैच है, कौन सा रेट किसके लिए सही है और कौन सा रेट किसके लिए गलत है, ये बताना बहुत डिफिकल्ट है। अगर डीलिस्टिंग होती है तो भी किस रेट पर होती है ये बताना भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 160-150 के आसपास हो सकता है फाइनल। ऐसा एक बहुत ही रफ प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं यहाँ पर। पहली बात तो 90% का जो ये है वो होना सबसे पहले ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ये भी ध्यान में रखें कि मान लीजिए अगर आपने 250 या 300 का रेट डाल दिया और काउंटर ऑफर में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 150 का रेट अगर आता है और वहाँ पर अगर डीलिस्टिंग हो जाती है, तो फिर आपको 250 या फिर जो भी आपने रेट डाला है उसके अनुसार जो है वो पैसा नहीं मिलेगा। आपको जो काउंटर ऑफर दिया गया है प्रमोटर्स की तरफ से उसी रेट के ऊपर पैसा मिलेगा। मतलब अगर आपने 250 रुपये में डाला है और 150 में डील फाइनल होती है तो आपको 150 ही रुपये मिलेंगे, आपको 250 रुपये नहीं मिलेंगे। इन दैट केस अगर आप एग्री नहीं करते हैं इस काउंटर ऑफर से तो आपको आपका बिड जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए, अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं आपका बिड और अगर वो वैसे ही पड़े रहता है और अगर आप मानते हैं कि आपका अगर 250 का है तो आपको 250 के हिसाब से मिलेगा, अगर डिलिस्टिंग होती है किसी भी रेट में तो वैसा नहीं होने वाला। जिस रेट में डिलिस्टिंग होगी वही प्राइस आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप नहीं चाहते हैं, वो प्राइस को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप आपका बिड जो है आपको कैंसिल वहां पर करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो करीबन 148 करोड़ शेयर्स जो है वो यहाँ पर खरीदे जाएंगे प्रमोटर्स के तरफ से टू मेक इट 90% ऑफ होल्डिंग। तो 148 करोड़ शेयर्स यहाँ पर हो सकते हैं। और जो लिक्विडिटी इनके पास है प्रमोटर्स के पास में, तो करीबन 27,000 करोड़ रुपीस लगेंगे प्रमोटर्स को ये डीलिस्टिंग को कंप्लीट करवाने के लिए, अगर 150 के आसपास का जो रेट है वो फाइनल होता है तो।
ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी भी और 2-3 पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपने क्या समझना चाहिए और किस हिसाब से आपका कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए। तो पहली बात तो, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपका जो पार्टिसिपेशन है, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन है ये डीलिस्टिंग की प्रोसेस में, वो काफ़ी कम है। क्योंकि 50% प्रमोटर्स, 35% इंस्टीट्यूशंस, यानी 85 हो गया, सिर्फ 5% का ही है यहाँ पर। तो 15% जो बचता है उसमें से 5% हो सकता है आप अगर डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई ना भी करें तो भी डीलिस्टिंग हो जाए, या फिर अगर आप अप्लाई ना भी करें तो भी डीलिस्टिंग हो जाए। तो यहाँ पर ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। इसलिए मेरी ये राय है कि आप डीलिस्टिंग के लिए अगर अप्लाई भी नहीं करते हैं तो भी आपको फ़ायदा है। देखिए, अगर आप डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं करते हैं मान लीजिए, और अगर डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो भी आपके पास में 1 साल का पीरियड रहता है, और वो 1 साल के पीरियड में आप जब चाहे तब अपना शेयर लौटा सकते हैं वेदांता को। 1 साल का टाइम पीरियड है, आप जब चाहे तब आपका शेयर जो है वो लिस्टिंग प्राइस पे, यानी डीलिस्टिंग प्राइस जो रहेगा उसके ऊपर आप लौटा सकते हैं। मान लीजिए डीलिस्टिंग हो जाती है अगर 150 में या 200 में, जो भी प्राइस है, फॉर एग्जांपल XYZ प्राइस है, तो आप XYZ प्राइस के ऊपर में आपका शेयर लौटा सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुनाफे वाली बात हो जाएगी। दूसरा पॉइंट और एक याद रखिए कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी मिल सकता है आफ्टर डीलिस्टिंग। हालांकि प्रमोटर्स चाहेंगे कि किसी भी तरीके से ये अवॉइड किया जाए, लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप डिविडेंड का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, एक श्योरिटी नहीं है। डिविडेंड अगर मान लीजिए कुछ 100 रुपये पर शेयर या जिस भी रेट से भी आपको आता है, तो वो एक एडिशनल बोनस आपके लिए हो जाएगा। मतलब डीलिस्टिंग का तो प्राइस आपको मिलेगा ही, साथ ही में अगर आपको बोनस पैसा कुछ मिलता है डिविडेंड के फॉर्म में तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप डिविडेंड लेकर के भी फिर शेयर लौटा सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है यहाँ पर। और तीसरी चीज़ अगर ये है कि मान लीजिए अगर डीलिस्टिंग जो है वो नहीं होती है, डीलिस्टिंग अगर नहीं होती है तो शेयर का प्राइस जो है वो ऑब्वियस सी बात है नीचे गिरेगा। तो आप उसी समय में वहीं पर देन एंड देयर जो है सौदा कर करके आपका सेकेंडरी मार्केट में ही आपका शेयर आप वैसे भी बेच सकते हैं। तो वहाँ पर लिक्विडिटी भी आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। तो तीनों भी ऑप्शंस है। अगर डीलिस्ट नहीं भी होता है मान लीजिए, तो भी आप आपका शेयर जो है वो बेच सकते हैं। थोड़ा कम हो सकता है प्राइस, वहाँ पर आपको सेल करना पड़े, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 130 या 120 का अगर रेट है तो सबने उसी रेट्स के ऊपर में खरीदे हैं। 50, 60, 70, 80, 90, 100 के ऊपर में भी आपने खरीदे होंगे। तो अगर डीलिस्टिंग नहीं होती है तो आप 110, 120 में वहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। ऑब्वियसली गैप डाउन होगा, प्राइस नीचे आएगा, लेकिन अगर आप अवेयर हैं और अगर आप टाइम का यूज़ करते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट में वहीं पर में शेयर आपका जो है वो बेच सकते हैं। तो दोनों तरफ से अगर आप देखते हैं तो फ़ायदा ही है। लिस्टिंग भी अगर होती है, डीलिस्टिंग भी अगर होती है तो आप 1 साल में शेयर लौटा सकते हैं। डिविडेंड अगर आता है तो वो अच्छी बात है। और अगर डीलिस्टिंग फेल भी हो जाए, 90% मान लीजिए नहीं हो, या फिर काउंटर ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं होता है, तो फिर आप सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं। तीनों भी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो जाए, और अगर आपने हो सकता है कट टू कट आपका प्राइस है, एग्जिस्टिंग प्राइस जो है इस स्टॉक का उसके हिसाब से, तो फिर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर सारे भी ऑप्शंस आप आपके लिए खुले रखें। अगर मतलब मेरी तो ये राय है कि आप डीलिस्टिंग के लिए वहाँ पर टेंडर ना करें, जो कि 9 अक्टूबर की लास्ट डेट है उसकी, वहाँ पर टेंडर ना करें। और आप इन बोथ द केसेस, डीलिस्टिंग सक्सेसफुल हो या ना हो, दोनों भी केसेस में आप आपका एस्केप ढूंढ लें। तो ये एक राय है वेदांता के इस डीलिस्टिंग के ऊपर। आपको मतलब ये याद रखना है कि 90% होना है, उसके लिए 35% पार्टिसिपेशन जो है वो आना चाहिए इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। LIC का IPO आ रहा है, LIC भी नहीं चाहेगा कि वो कोई भी प्रकार का लॉस बुक करे। उनको आने वाले IPO में कुछ दिक्कत हो सकती है, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि वो लॉस बुक करे वहाँ पर। तो LIC का मेन रोल आता है यहाँ पर। बाकी HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड और सिटी बैंक और बाकी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो
फॉलो कर सकते हैं LIC के इस डिसीजन को। तो वेदांता की जहाँ तक बात है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी वो हम आपके लिए प्रेजेंट ज़रूर करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपने कैसे सोचना चाहिए और क्या स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन अगर आप पूछें कि क्या डीलिस्टिंग सक्सेसफुल होगी या वो नहीं होगी, तो इसका आंसर फिलहाल देना बहुत मुश्किल है। 50-50 चांसेस है। हमें नहीं पता कि डीलिस्टिंग होगी या नहीं होगी। जैसे कि स्टॉक मार्केट में हर एक चीज़ 50-50 ही रहती है टू बिगिन विथ। अगर कोई पूछता है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन 50-50 चांसेस है दोनों भी चीज़ें होने के। उसी तरीके से डीलिस्टिंग होगी या नहीं होगी नहीं पता। अनिल अग्रवाल जी जो प्रमोटर है, उनके ऑब्वियसली बहुत सारे उनके प्लान्स होंगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जो भी उन्होंने प्लान किया है। ऑब्वियसली इतना बड़ा अगर प्रोसेस हो रहा है तो प्लान्स बनते हैं प्रमोटर्स के, तो उनके प्लान्स के हिसाब से वो खुद ही बता पाएंगे या फिर ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो बता पाएंगे कि क्या वो डीलिस्टिंग चाहते हैं। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर में, बताना बहुत मुश्किल है। डीलिस्टिंग होगी नहीं होगी हमें नहीं पता, लेकिन इन बोथ दी केसेस हमें क्या करना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर, ये हम कुछ हद तक उसका प्लानिंग अभी से कर सकते हैं और वैसा हम बाद में एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ये विश्लेषण फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में। आपके जो भी ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ग्रुप्स होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के ऊपर, या जो भी आपका सर्कल होगा आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो को, लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए सो दैट बेल आइकन को भी आप एनेबल कर पाए। कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कुछ डाउट होगा इस वीडियो से रिगार्डिंग, तो हम ज़रूर एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई करेंगे। बाकी भी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। थैंक यू।